तो अगर हम आयनिक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बात की शुरुआत यहाँ से होती है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक कैटायन बन रहा है और एक एनायन बन रहा है, बोलो, और दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग बन जा रही है, नमक बन जा रहा है जी। अगर सोडियम मेटल आपको दे दिया जाए और क्लोरीन गैस एक सिलेंडर में दे जाए, है ना, और कहते कितना मस्ती से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो लेगा और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम क्लोरीन गैस का सिलेंडर दे दें और सोडियम उसमें डाल दो तो क्या नमक बन जाएगा? इतना आसान होता तो गांधी जी नमक बनाने के लिए दांडी यात्रा नहीं किए होते, घर में नहीं बना लेते। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, घर में नमक बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, दांडी चलते और वहां समुद्र से नमक उन्होंने बनाया। दैट मीन्स कि ये काम इतना आसान नहीं है। तो फिर इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, ये जरा समझते हैं और फिर इससे बनने वाले सारे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम स्टेप्स में पहले स्टेप की बात करें तो सबसे पहले जो सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में है जी। मेटल सॉलिड होते हैं और सॉलिड मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता। जब हम लोग आयनेशन एनर्जी डिफाइन किए थे तो बोले थे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। गैसियस बोले थे बार बार, यानी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना, आयनाइज करना है तो पहले सॉलिड को गैस में चेंज करना हो। तो सोडियम सॉलिड अगर गैस में चेंज होता है देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, है ना। अगर मेरे घर में आयोडीन वो कपूर रखा है, आयोडीन रखा है और वैसे सब्लिमेट हो गया तो क्या कहते हो आप? सब्लिमेशन। और अगर सॉलिड को गैस में चेंज करते हो तो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर लाना पड़ेगा। गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, एनर्जी देनी पड़ेगी एंड इट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एंड इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है और हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का एक सिस्टम बना के रखा है केमिस्ट्री के लिए कि जहां भी एनर्जी गिवन होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वहां पॉजिटिव साइन लगा दें। अब सेकेंड पॉइंट है, सोडियम जो गैसियस एटम है इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा और ये किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। बोलो, कहां बात करने में लगे तुम? पढ़े हो तो बताते रहो सब फटाफट, इससे रिवीजन होता है। अब की बार नंबर ठीक आ रहा है कि नहीं तुम्हारा? कुछ इस टेस्ट में खराब हो गया, फिर पहले से भी खराब हो गया? अच्छा, इस बार गड़बड़ा गया। अच्छा, वो बता दिया ना, इसलिए पीएमटी हो कि आईटी हो? आईटी। अच्छा, तो सोडियम जो गैसियस एटम है उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा और इलेक्ट्रॉन लूज करा तो क्या बन गया? वो आयनाइज हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। और यहां भी एनर्जी चाहिए होगी और ये एनर्जी अगर चाहिए होगी तो उसका नाम क्या होगा? और इसका भी साइन हो गया पॉजिटिव। 2 स्टेप्स हो गए। अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। क्लोरीन एटम के फॉर्म में नहीं होता, Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। Cl नहीं होता बेटा, Cl2 होता है। तो ये जो क्लोरीन है गैसियस एटम, उसको अभी हम तोड़ेंगे और तोड़ के Cl में चेंज करेंगे। और किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ के, बॉन्ड को तोड़ के अगर आप एटम में कन्वर्ट कर रहे हो तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी ना, उस एनर्जी का नाम क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आ रहा है समझ? ये भी एनर्जी रिक्वायर्ड, इसलिए पॉजिटिव साइन। चलो, क्लोरीन गैस को अगर वो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, क्लोरीन गैस में वो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब किसी नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन से एनर्जी निकलती है और एनर्जी जब निकलेगी तो इसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। बोलो। और ये निकली हुई एनर्जी है, इसलिए यहां पर साइन क्या लगाओगे? माइनस। चलेगा? अब पांचवा है अब इस Na+ को, गैसियस को, Cl- गैसियस को एक ट्यूब में ले आए, एक ग्लास ट्यूब में ले आए और हम लोगों ने उनके मॉलिक्यूल को पास लाने की कोशिश करी। जब मॉलिक्यूल को पास लाए तो दोनों में अट्रैक्शन हुआ और अट्रैक्शन से NaCl का एक मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन NaCl के एक मॉलिक्यूल को अगर हम दूर रखते हैं तो गैस होगा। मुझे नमक सॉलिड होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, तो NaCl के मॉलिक्यूल को और क्लोज लाना है।
तो ढेर सारे NaCl के मॉलिक्यूल अगर क्लोज आ जाएंगे, एक स्पेस में अरेंज हो जाएंगे, तो हम कहेंगे लैटिस का फॉर्मेशन हो गया, और इसमें जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस, ये पेन एक लैटिस है, इसमें ढेर सारे एटम्स पार्टिकल्स अरेंज हैं, इसलिए लैटिस है। मैं लैटिस हूं, आप लैटिस हो, सब कुछ तो लैटिस है। जहां भी स्पेस में कुछ ही अरेंज करके एक शेप दे दिया वो लैटिस है। इसका मतलब कि NaCl के ढेर सारे मॉलिक्यूल एक सॉलिड शेप दे रहे हैं, तो क्या बन रहा है? लैटिस बन रहा है। और यहां पे जो एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी? लैटिस। अच्छा, आप जानते हो कि बॉन्ड बनने पर, सुनो बेटा, चाहे बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बने चाहे आयनिक बॉन्ड बने, स्टेबिलिटी आएगी। और आप जानते हो कि जब भी स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी मान लो रिलीज हो रही है टोटल, इसका नाम रख दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन, और एनर्जी निकल रही है माइनस साइन लगा दिया, तो ये जो माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये जो एनर्जी, ये टोटल एनर्जी के सम के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कुल मिला के यही प्रोसेस तो सारे हो रहे हैं। इट विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, बोलो बेटा, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन टू, बोलो, अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन टू। क्यों? क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल में एक ही Cl तो यूज हुआ, हमने जो एनर्जी दी उससे 2 Cl बना, तो इसलिए हाफ कर दिए। अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो 3 कर देते, डिवाइड कर देते। अब माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी, बोलो बोलो, समझ में आया? अब मेरे को बताओ, किसी भी आयनिक कंपाउंड के बनने में जितनी ज्यादा हीट निकलेगी, हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ हाई है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जितनी ज्यादा हीट निकलेगी हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्डिंग हाई है। बोलेंगे? बोलो बोलो। तो अब मेरे को बताओ, ये ज्यादा हीट कब निकलेगी? नेगेटिव वाला ज्यादा कब होगा? जब नेगेटिव वाला ज्यादा हो और पॉजिटिव वाला कम हो। तो कॉन्सेप्ट मिल गया कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो और जो नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो। अब बताओ, पीरियोडिक टेबल आप पढ़े हो, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों साइज के साथ घटता है। साइज छोटा होगा तो ज्यादा, साइज बड़ा होगा तो कम, बोलो ना। अब मेरे को बताओ, मान लो कि मैं पीरियोडिक टेबल देख रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं इस ब्लॉक में, तो मेटल है इस ब्लॉक में, तो नीचे आऊंगा तो साइज बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यानी मेटल मुझे कैसा चाहिए? बड़ा वाला, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी मुझे क्या चाहिए? लो, प्लस वाला कम चाहिए। तो मेटल कैसा चाहिए? बड़ा वाला, बोलो। और नॉन मेटल्स छोटा वाला, ऊपर वाला चाहिए। यानी आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप मेटल नीचे का ले लो और नॉन मेटल ऊपर कर लो, यूं, फिर जरा टेबल को फील करो, टेबल को फील करो, मेटल कहां वाला है और नॉन मेटल कहां वाला है। अगर इनके बीच में बॉन्ड बनाते तो बॉन्ड कौन सा हो गया? समझ में आ रहा है? बोलो। अगर यही काम उल्टा कर दो, मेटल ऊपर और नॉन मेटल नीचे, तो कैसा? कोवेलेंट। अगर यही काम उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? मेटल छोटा, नॉन मेटल बड़ा, तब क्या हो जाएगा? कोवेलेंट। और मेटल नीचे और नॉन मेटल ऊपर, तो क्या हो जाएगा? आयनिक। तो इट इज कॉन्सेप्ट अबाउट आयनिक बॉन्डिंग। कौन सा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा? बस मेटल में नीचे आते जाओ और नॉन मेटल में ऊपर चले जाओ। बताओ, NaCl स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, KCl मारेंगे, बड़ा वाला ना मेटल, नहीं सुनी ध्यान से। Na ऊपर है, K नीचे है, तो बड़ा वाला कौन है? K है, तो नीचे वाला हो। बोलो, समझ में आता है? बोलो, बताओ, KCl अच्छा है कि CgM क्लोराइड? CgM क्लोराइड। बताओ, KCl अच्छा है कि KBr? नॉन मेटल छोटा वाला, नॉन मेटल छोटा वाला चाहिए ना, नॉन मेटल छोटा वाला चाहिए ना। बताओ, NaCl अच्छा है कि MgCl2? नहीं यार, NaCl MgCl2 में, NaCl में सोडियम बड़ा है ना, और MgCl2 में इधर जाने पे साइज घटती है ना, तो Mg कैसा है? छोटा है। मेटल मेरे को बड़ा चाहिए और नॉन मेटल दोनों में Cl ही Cl है ना, उसमें क्या सोचना है? नॉन मेटल तो छोटा ही छोटा है, हमें मेटल कैसा देखना है? बड़ा। बोलो, कुछ कुछ समझ में आया? पहले आप इतना लिखो, फिर लिखवाते हैं। पता है क्यों नहीं छप गया? लिखो, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग लिखो, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग। हाँ, IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी
for metal should be IE for metal should be IE for metal should be high होना चाहिए कि लो, should be low that is size of metal should be bigger, that is size of metal should be bigger, size of metal should be bigger. और सेकंड वाला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन affinity of non-metal should be high, that is size of non-metal should be smaller, size of non-metal should be smaller. ठीक है, अब देखो, अगर आपको दिया हो अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, और ऑप्शन दिया हो LiCl NaCl KCl, दी ऑप्शन हो NaCl MgCl2 CaCl2, और सी ऑप्शन हो CaCl2 CaBr2 CaI2, ऐसे डी ऑप्शन हो Mg BeO MgO, बोलो बेटा, बड़ा वाला ना, बड़ा वाला मेटल, बड़ा वाला याद रखना, मेटल बड़का और नॉन मेटल छुटका है ना। तो मेटल बड़ा वाला किस में, के में। अब बी बोलो, हाँ NaCl, इधर जाने पर साइज घटती है NaCl, इसमें बोलो मेटल बड़ा वाला, प्राची देखो आंसर, ये CaCl2, मेटल बड़ा वाला, नॉन मेटल छोटा वाला ना, छोटा वाला कौन है, और मेटल बड़ा वाला, तो बड़ा कौन है, बेटा की बाप, बड़ा कौन है, बेटा की बाप, तो बाप वाला होगा। निजाने भी साइज बढ़ती है ना, सही कह रहा है यार, ये तो ठीक लड़का है, इसको बहुत बदमाश नहीं है। या तो ऐसे कर लो, या तो CaCl2 आता है तो ये वाला ऑर्डर सीधा कर दो, है ना, सही कह रहा है भाई, कैल्शियम तो बड़ा है ना मैग्नीशियम से। हो गया, चलो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड है ना। पहली प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट generally melting point and boiling point MP and BP, melting point and boiling point of ionic compounds are more than covalent. Generally melting point and boiling point of ionic compounds are more than covalent,
पॉइंट नंबर 2, नहीं एक मिनट रुक जाओ, मोर देन कोवेलेंट, बट कोवेलेंट कंपाउंड having network structure, नेटवर्क समझते हो ना? जैसे डायमंड में नहीं होता एक कार्बन से 4, फिर उससे 4, फिर उससे 4, सब आपस में जुड़ते रहते हैं। एक कार्बन से 4 जोड़ दो, फिर एक कार्बन से 4 जोड़ो, फिर इधर वाले 4 जोड़ो, सबसे 4 नेटवर्क बन जाएगा। और नेटवर्क जहां भी होता है वहां पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या लिखवा रहा था? बट कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग नेटवर्क स्ट्रक्चर have more melting point than ionic compound also, have more melting point than ionic compound also, have more melting point than ionic compound also। बताओ, अगर मेरे पास एक ऑप्शन है डायमंड और एक ऑप्शन है नमक और एक ऑप्शन है सॉलिड आयोडीन, बताओ इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? डायमंड के बाद NaC, क्योंकि आयोडीन तो सिंपली कोवेलेंट कंपाउंड है, NaCl2। इसमें क्या है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड। ये क्या है? कोवेलेंट। तो आयनिक का कोवेलेंट ज्यादा होगा और डायमंड में तो मतलब पूछो ही मत, है ना? नोट कर लो। अच्छा, नेटवर्क होने से ऐसा क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है? बताओ। नहीं, नेटवर्क होने से ये होता है कि मॉलिक्यूल वेट बढ़ जाता है, और मॉलिक्यूल वेट बढ़ गया तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाता है ना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन। करूं आगे बात? अब पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी। हाँ देखो, अगर कोई आयनिक कंपाउंड पानी में डाला जाए तो सोल्युबल होता है, सुना हम लोगों ने? आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट और वाटर, होता है ना? बताओ बेटा, अभी अभी हम लोग के दिमाग में आया कि Na और Cl के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है ना? नमक में जो Na और Cl में बॉन्ड बना बहुत स्ट्रांग होता है, दिमाग में हम लोग आया। अब इतना स्ट्रांग बॉन्ड है, इतना हल्ला है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और पानी में डालते हैं बॉन्ड टूट जाता है। ऐसा क्या बॉन्ड है? यानी ऐसा तो नहीं कि कोई बॉन्ड अपने से टूट गया होगा पानी में डालने से। वाटर के अंदर जब वो गया होगा तो आपको पढ़ाया था मैंने, केटायन और एनायन वाटर के चारों तरफ एकोमोडेट होते हैं, और इस प्रोसेस का क्या नाम है? हाइड्रेशन। और इसमें जो एनर्जी निकलती है उसका नाम क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलती होगी वो NaCl के बीच के बॉन्ड को तोड़ देती होगी, और NaCl में जो बॉन्ड बना उसको क्या कहते हैं? लैटिस। तो लैटिस एनर्जी जब ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी, तो ऐसा कंपाउंड वाटर में सोल्युबल होगा। लिखो, आयनिक कंपाउंड्स हैविंग मोर हाइड्रेशन एनर्जी, मोर और इक्वल का साइन बना देना है। आयनिक कंपाउंड हैविंग मोर और इक्वल हाइड्रेशन एनर्जी, मोर और इक्वल हाइड्रेशन एनर्जी आर क्या? नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी देन लैटिस एनर्जी आर soluble in water, चलेगा? अब अगला नोट, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्युबल है, इसका मतलब कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। और सोल्युबल नहीं है, अगर मान लो पूछता है वाटर में क्यों इनसोल्युबल है, तो बस सीधे बोलो क्योंकि उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो अब रीजन क्लियर है कि क्या है ना? चलो नोट थर्ड, बताओ आयनिक कंपाउंड्स में जब लैटिस बनता है तो मैंने क्या बताया? इस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। देखो, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। केटायन के चारों तरफ एनायन देखो बराबर फोर्स लगा रहा है कि नहीं? बोलो। और एनायन के चारों तरफ केटायन बराबर फोर्स लगा रहा है कि नहीं? बोलो। इसका मतलब कि चारों तरफ अगर बराबर फोर्स लग रहा है तो अगर आप
इसको चाहो कि कैटायन आयन मूव करें तो किधर मूव करेगा? तुमको पकड़ के चार बच्चे चारों तरफ बराबर फोर्स लगा, किधर की तरफ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे यार, बराबर फोर्स लग रहा है ना। इसका मतलब ये आयन्स मूव नहीं करेंगे, और मूव्स नहीं, आयन अगर मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टिव नहीं होगा। तो आयनिक कंपाउंड कंडक्टिव नहीं होता है। कब कंडक्टिव होता है? जब मूव करें। और मूव कब करेगा? जब ये फोर्स कमजोर हो जाए। और ये फोर्स कमजोर कब होगा? जब वो लिक्विड फेज में आ जाए, जब मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाए, लैटिस कमजोर हो जाए। तो आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टिव इन नेचर व्हेन इट एग्जिस्ट इन मोल्टेन स्टेट और लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कंडक्टिव नहीं है, बट लिक्विड स्टेट में वही चीज कंडक्टिव हो जाता है। लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर conductive in nature. Ionic compounds are conductive in nature in liquid state. Ionic compounds are conductive in nature in molten or liquid state. Molten or liquid state. Molten और लिक्विड। मोल्टेन मतलब वही हो गया, ठीक है? बोलो, समझ में आता है? अब अगला पॉइंट, अगला नोट देखो। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। बोलो। तो कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड बनता है तो ऐसा होता है क्या कि Na से Cl पे इलेक्ट्रॉन जाए, फिर Cl से Na पे आए? ऐसा होता है क्या? बोलो, होता है। दैट्स वाई आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड एज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता है, बस एक बार चला गया तो चला गया, है ना? तो लिखेंगे आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल while covalent bonds are directional. While covalent bonds are directional, ionic bonds are non-directional while covalent bonds are directional. जैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कहीं कि बताओ इसमें कौन सा नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड रखता है, तो बस आयनिक वाला आंसर लगा दो। जहां पे आयनिक होगा नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। अगला नोट लिखो। हाँ, अगला नोट लिखो। लैटिस एनर्जी ऑफ ionic compound, lattice energy of ionic compound is defined as energy released when cations and anions, when cation and anions are attracted together, या attracted to each other कर दो, attracted to each other to form a lattice, attracted to each other to form a lattice। आओ, क्लास 12th में फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं। दो अगर चार्ज है तो इस चार्ज में अगर यहाँ से यहाँ की बीच की डिस्टेंस अगर r है या d है, तो हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है फॉर्मूला 1/4πε0, उसको k कह दिया था मैंने, q अपॉन r²। याद है आपको? कहा था हम लोगों ने। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लें, एनर्जी होती है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। एनर्जी स्केलर है, इसलिए यहां पर अगर आप माइनस और प्लस नहीं लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा। फोर्स में अगर आपने प्लस माइनस नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, कोई डायरेक्शन बदल गया बस। माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन एनर्जी में मैग्नीट्यूड है माइनस प्लस, इसलिए वो लिखना जरूरी है। बोलो, समझ में आता है? तो एनर्जी में अगर यहाँ पर आप लिखते हो k q इंटू क्यू, तो q नहीं लिखो, क्या लिखोगे? माइनस q, है ना, अपॉन, मान लो कि ये कैटायन है और मान लो कि एनायन है, तो ये डिस्टेंस r प्लस और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r प्लस और यहाँ से r माइनस, तो ये क्या हो गया? r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर इंटू d क्या है?
वो है r प्लस r माइनस। बोलो समझ में आता है? डिस्टेंस वही तो है दोनों के बीच की। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा? k माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर r प्लस r। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लैटिस एनर्जी। बोलो समझ में आता है? लिखो जरा। क्या कोई दिक्कत है क्या? मैंने छूट गया क्या? कहाँ? ठीक है, हो गया। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। यहां एक क्वेश्चन करा दे। क्वेश्चन देखो, इफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl is या MgCl2 is U, then lattice energy of AlCl3 is। एक का U दिया, दूसरे का कितना होगा U के टर्म में बताना है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ RMg प्लस इक्वल है RAl3 प्लस के, अगर ऐसा एज्यूम कर लिया जाए, हालांकि इक्वल होगा नहीं, एज्यूम कर ले कि इक्वल है तब। अब देखो बेटा, लैटिस एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है और साइज पे, तो साइज तो दोनों का बराबर ही हो गया है, बस चार्ज देखना, आंसर निकाल देना है। तो कैसे करोगे? देखो MgCl2 में लैटिस एनर्जी अगर U है तो K तो कांस्टेंट है और चार्ज क्या है? +2 और -2 है कि नहीं? MgCl2 में +2 और -2 होता है, तो क्या हो जाएगा? 4q²। बोलो होगा? 2q - 2q रखोगे तो अपॉन r प्लस r माइनस। अब AlCl3 का निकालना है। AlCl3 में मान लो U डैश है तो वही निकालना है, पता ही नहीं हम लोग को। अब हम लोग लिख दें K, बोलो ये लिख दें L पे +3 होता है तो +3q - 3q, तो क्या हो जाएगा? 9q² अपॉन r प्लस r माइनस। लिख सकते हैं, दोनों में माइनस लगा सकते हैं। अगर दोनों को डिवाइड कर दें, 1 और 2 को डिवाइड कर दें, तो k से कटा, माइनस माइनस से कटा, ये इससे कटा, q² से कटा, तो क्या मिला? u अपॉन u डैश इज इक्वल टू 4/9 मिला। तो u डैश बराबर क्या आ गया बेटा? समझ में आ गया? तो आप अभी समझ गए, अच्छा है। ये सब इस तरह क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में नहीं आते, कंपटीशन का है क्वेश्चन करने का। डी कॉन्सेप्ट देखिए इधर फटाफट, क्वेश्चन करने जिसका निकालना हो उसके चार्ज में u को मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर करके, इसके चार्ज का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, और जिसका दिया उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। उसका निकालना है, उसका चार्ज कितना है? 3 मल्टीप्लाई करो 9u हो गया, और जिसका दिया उसका चार्ज कितना है? 4 स्क्वायर करने पर डिवाइड करो, सीधे आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन स्कूल में तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो खट से देखो आंसर लगा। ठीक, छाप। हो गया बेटा?
अब लैटिस एनर्जी नीचे जाने पे क्या होगी बेटा ग्रुप में? इंक्रीज की डिक्रीज? बोलो। नीचे जाने पे साइज क्या होगा? बढ़ेगी ना। देखो साइज बढ़ती है ना एटम। नीचे मतलब ग्रुप में जाना है, पीरियोडिक टेबल में। नीचे नहीं जाना है उधर पार्किंग में। पीरियोडिक टेबल में जाने पे साइज क्या होगी? तो साइज बढ़ेगी एटम की तो रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो एनर्जी कम होती जाएगी। तो लिखना है लैटिस एनर्जी, नोट लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस with increase in size, with increase in size of cation and anion, of cation and anion. बोलो प्राची। NaCl KCl में किसका ज्यादा होगा? NaCl होगा? तुम बोलो। MgO CO में ज्यादा किसका होगा? MgO। बोलो। MgCl2 LCl3 में ज्यादा किसका होगा? LCl3 छोटा है ना, इधर है ना टेबल में, जो छोटा होगा उसका ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी हमेशा छोटे वाले का ज्यादा होता है। आगे लिखें, अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है, कैमरे में आ रहा है देखो। यार है चलो भाई, अगर किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हो तो क्या करते हो? हाँ मतलब हीट तो करते हो, करना क्या उसमें, कैसे मेल्ट होगा वो? मेल्ट होना मतलब लिक्विड बनना। तो लिक्विड होगा तो जो NaCl के मॉलिक्यूल है दूर दूर जाएंगे, कुछ अलग तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि Na अलग हो जाएगा Cl अलग हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। NaCl के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। अब NaCl के मॉलिक्यूल में दूरी बढ़ाने के लिए लैटिस को तोड़ना होगा, और लैटिस को तोड़ना होगा मतलब लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसकी ज्यादा होगी जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अगर ज्यादा लैटिस एनर्जी है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को दूर करने के लिए। अगर एनर्जी कम है तो कम एनर्जी देने पर ही वो मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी एली मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं भाई। देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन दो तरह के बनेंगे, लिखना मत प्लीज, थोड़ी देर के रुक जाओ। यहां दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। केस फर्स्ट, मान लो कि जो हम आयनिक सॉल्ट ले रहे हैं एस ब्लॉक में, जनरली एस ब्लॉक में ही सॉल्ट होते हैं आयनिक। मान लो कि जिन लोगों ने अभी आयनिक बॉन्डिंग मन से पढ़ लिया, उसी के साथ चाहे तो एस ब्लॉक तैयार कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस बस याद करना रहेगा, बाकी तुरंत याद हो जाए। क्यों? क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट वही वाला बार बार यूज होना है। तो मेटल अगर हम लोग सेम रखें एंड जो हेलाइट्स हैं अगर हम चेंज करें, हेलाइट्स आर चेंज्ड और डिफरेंट कह दें, अगर ऐसा केस लें जैसे मेटल सेम है, मान लो मैं Na ले रहा हूं और Na का ही Cl ले रहा हूं, Na का क्लोराइड ले रहा हूं, Na का ब्रोमाइड ले रहा हूं, सोडियम का आयोडाइड ले रहा हूं, और बेटा सोडियम का फ्लोराइड ले रहा हूं। और आपसे कहता है कोई कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, तो क्या बोलोगे? जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। और लैटिस किसकी ज्यादा होती है? छोटे वाले की। R प्लस R माइनस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो छोटा वाला कौन है? चल ठीक, नहीं इक्वल मत करो है ना। अगर हेलाइट्स आर सेम या हेलाइड इज सेम
एंड मेटल्स आर चेंज्ड। हाँ ध्यान से सुनो, अगर हैलाइड सेम हो और मेटल चेंज हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं हैलोजन ले लूं सबके साथ, LiCl, यही हैलोजन मेटल बदल रहा हूं बस, समझ में आ रहा है? तो यहां भी मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करेगा। ध्यान सुनना, भूल जाता है, यहां भी डिपेंड करेगा बेटा, छोटे वाले का ही ज्यादा होगा, लेकिन LiCl एक्सेप्शनली सबसे अंत में होता है, तो ये यहां पे हो जाएगा एक्सेप्शन, है ना। ये एक्सेप्शन इसलिए हुआ क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ाया था कि जब केटायन छोटा होता है तो आयनिक नहीं होता। अच्छा, नीचे मैंने बताया था केटायन नीचे वाला आयनिक होता है, केटायन छोटा होगा तो कोवेलेंट होगा, आयनिक नहीं होगा, कोवेलेंट होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड का, कोवेलेंट नेचर वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ऐसा हो गया एक्सेप्शन ड्यू टू आता है समझ? इस बात को बच्चे सब हमारे मुस्कुरा रहे हैं, जानने सर कुछ ट्रिक बताएंगे। इसको याद करने का ट्रिक बताया है हमने। देखो भाई, यहां पर जब मेटल सेम है और हैलाइड चेंज हो रहा है तो कोई एक्सेप्शन नहीं हो रहा है। चेंज कब हो रहा है? जब हैलाइड सेम है और मेटल चेंज हो रहा है। और ये भूलता है किसमें एक्सेप्शन करें, तो आप याद रखोगे मनमोहन सिंह हाई कोर्ट में और हरि सिंह मिलिट्री कोर्ट में। मनमोहन सिंह हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में अगर कोई नेता जा रहा है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जानते हैं आप लोग, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो कोई बहुत एक्सेप्शन वाली बात नहीं, नेता लोग जाते रहते हैं, इतना घोटाला वटाला हुआ रहता है, एक सरकार आती दूसरे को भेजती रहती है जेल में या कोर्ट में, तो मनमोहन सिंह हाई कोर्ट में जाए तो कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन हरि सिंह भी एक नेता है और वो मिलिट्री कोर्ट में जाए, मिलिट्री कोर्ट किसके लिए होता है? सिविलियंस के लिए। अब हरि सिंह अगर मिलिट्री कोर्ट में जाए तो कुछ एक्सेप्शन वाली बात है, ये बात आम बात नहीं है। अगर हरि सिंह एक नेता मिलिट्री कोर्ट में जाए तो एक्सेप्शन वाली बात है। और एक्सेप्शन क्या है? LiCl का नंबर सबसे आखिरी में चला गया। तो मान लो भूल गया किस केस में एक्सेप्शन था, तो याद रखना कि मनमोहन सिंह हाई कोर्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं, हरि सिंह मिलिट्री कोर्ट में एक्सेप्शन है ना। याद रखोगे तो याद आ जाएगा कि इसको लास्ट में कर देना है। चलो नोट कर लो, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जब एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो, सेकेंड ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का। और आज का आपका होमवर्क है केमिकल बॉन्डिंग की पूरी मॉड्यूल फिनिश कर लेना है, क्योंकि आज केमिकल बॉन्डिंग हम लोग का खत्म हो रहा है। हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक, चलो देखो इधर, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। देखो भाई, आज का लास्ट टॉपिक है, आखिरी पॉइंट है, ध्यान से सुनना। स्कूल लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बड़ा वाहियात कॉन्सेप्ट है, इसको जो पढ़ेगा कंफ्यूज ही हो जाएगा, लेकिन इसको स्कूल लेवल बहुत लिखने के लिए आता है, तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो जरा देखो, यहाँ पर यह पढ़ाया जा रहा है कि किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? कैटायन ने इलेक्ट्रॉन दिया एनायन को, दोनों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किया, बॉन्ड बन गया। अब कोवेलेंट मतलब शेयरिंग, कोवेलेंट मतलब शेयरिंग। बॉन्ड बनने के बाद एनायन का इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ शेयर हो जाए तो क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है। पहले बॉन्ड बन गया, इसके बाद जो एनायन का इलेक्ट्रॉन है वो कैटायन की तरफ शेयर हो रहा है, बोलो बोलो,
इसको क्या बोलते हो, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। अच्छा दूसरी चीज, जब कोई कंपाउंड आयनिक होता है तो उसमें चार्ज कंप्लीट आता है, आयनाइज होता है वो। जब कोई एटम कोवेलेंट होता है, मतलब कोई बॉन्ड कोवेलेंट होता है, उसमें पार्शियल चार्ज आता है तो उसको कहते हैं पोलराइज हो रहा है। पोलराइजेशन मतलब पार्शियल चार्ज, आयनाइजेशन मतलब कंप्लीट चार्ज। तो जब बेटा कोई कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपाउंड पोलराइज हो गया। बोलो कह सकते हैं। अच्छा अब देखो जरा, ये कोई कैटायन है, ये कोई कैटायन है और ये उसका पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस, ये एनायन है, ये उसका नेगेटिव चार्ज एनायन का, और ये उसका न्यूक्लियस। आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि एनायन का इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ जाए, यही कह रहे हो ना आप। अगर एनायन का इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ बॉन्ड बनने के बाद शेयर हो रहा है तो इसको क्या कहोगे। और किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आना मतलब आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर कम हो जाना, नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये सारे कैरेक्टर जैसे जैसे कोवेलेंट होता जाएगा वैसे वैसे उसका कैरेक्टर सब कम होता जाएगा, कैरेक्टर उसका लेस होता जाएगा, घटता जाएगा। अगर पहले हाई मेल्टिंग पॉइंट था, मोर मेल्टिंग पॉइंट, लेस मेल्टिंग पॉइंट हो गया। पहले मोर मेल्टिंग पॉइंट था, अब लेस बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऐसे है ना। सॉल्युबिलिटी पहले हाई थी, अब लेस हो गई। बोलो समझ में आता है। तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, आमतौर पे बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आने पर उसके जो खास खास कैरेक्टर्स हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये सारे कैरेक्टर कम हो जाएंगे, अब हाई नहीं रहेंगे, ये लेस हो जाएंगे, यानी आयनिक कंपाउंड कैरेक्टर लेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बोलो अब ध्यान देना बेटा, कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड टू कंटेन कोवेलेंट कैरेक्टर या टू गेन कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखो, अगर किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है तो हम कह रहे हैं कैरेक्टर लेस हो जा रहा है। कैरेक्टर लेस हो जाने की कोई वजह क्या हो सकती है। आमतौर पे कैरेक्टर लेस होने की वजह होती है अपने घर वालों से लगाव कम, पड़ोसी से ज्यादा। मतलब अगर ये साइज में बड़ा होगा एनायन तो इस एनायन का अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा। बोलो, अगर किसी भी आयनिक सॉल्ट में एनायन बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज का अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा। तो जब अपने घर वालों से लगाव कम होगा तो पड़ोसी से लगाव ज्यादा हो सकता है। अब पड़ोसी में क्या होना चाहिए, इसका पॉजिटिव चार्ज छोटे एरिया में हो, क्योंकि चार्ज जितने कम एरिया में होता है इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो कैटायन अगर छोटा है और एनायन बड़ा है तो ऐसे आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। देखो कैटायन छोटा है कि नहीं, इसलिए हमने क्या बोला, ड्यू टू। बोलो समझ में आया। तो अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे आयनिक कैरेक्टर, बोले थे मेटल नीचे वाला, नॉन मेटल ऊपर वाला, आयनिक। अब यही बात उल्टा बोल रहे हैं, मेटल ऊपर वाला, नॉन मेटल नीचे वाला। बोल रहे हैं ना, नॉन मेटल नीचे वाला बड़ा, तो क्या हो गया, कोवेलेंट। इस बात को हम लोगों से पहले सोडी और फजान ने पढ़ लिया था, इसलिए उनके नाम से रूल बन गया। इसको बोलते हैं सोडी फजान्स रूल फॉर पोलराइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। लिखेंगे सोडी, SODI, SO, ये हेडिंग डाल दिया क्या, थोड़ा चित्र बना लो, इसे इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखा दो, शेयरिंग होता हुआ है। हाँ सोडी, SODI। लिखो लिखो बेटा, सोडी फजान्स रूल, SODI, सोडी फजान्स रूल फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, सोडी फजान्स रूल फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, सोडी फजान्स, FAJAN, फजान्स है ना, Z नहीं फजान्स है। सोडी फजान्स रूल फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर। फर्स्ट रूल नंबर 1, मेटल कैसा होना चाहिए, बड़ा कि छोटा। मेटल ऊपर वाला, नॉन मेटल नीचे वाला। तो साइज ऑफ मेटल शुड बी स्मॉलर, या साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉलर, साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉलर and size of anion should be bigger, and size of anion should be bigger, size of cation should be smaller and size of anion should be bigger। एनायन जितना बड़ा होगा माइनस चार्ज अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम करेगा, पड़ोसी से ज्यादा, यही ना, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलो अब सेकंड पॉइंट,
बताओ भाई, अगर मान लो यहाँ पर -1 की जगह -2 हो जाए, वहां पर +2 हो जाए, तो जितना चार्ज इसके पास होगा उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा, उतना ज्यादा वो भी अपनी तरफ खींचेगा। यानी चार्ज अगर केटायंस एनायंस के पास ज्यादा है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा चार्ज ट्रांसफर भी तो होगा ना। तो लिखना है मोर द चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, मोर द चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, more will be कोवेलेंट कैरेक्टर। और पोलराइजेशन भी लिख दो, एक बार वर्ड यूज कर लो, पोलराइजेशन। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, एस ब्लॉक वाला आयन बड़ा है कि डी ब्लॉक वाला है? नहीं बेटा, डी तो छोटा है ना, इधर जाओगे साइज घटती है ना, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है ना। तो एस ब्लॉक के केटायन में बड़ा है, एस ब्लॉक का केटायन बड़ा है, डी ब्लॉक का केटायन, सुनो भाई, सुनने के बाद तो भूल जाता है, ढंग से सुनोगे तो याद कैसे होगा, है ना। एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है बायो को छोड़ दें तो जिसमें याद करने की इंपॉर्टेंस समझने से ज्यादा है। याद है फिर क्यों हुआ ऐसा, बात समझ में आ रही ना। ये ऐसा होता है फिर क्यों, ये समझना तब बाद में आता है। पहले हमें जानना है कि ये होता है फिर ऐसा क्यों। तो जिसको याद ही नहीं वो क्यों समझेगा। मतलब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ जाए कि पहले हमें चीजों को लाना है, दिमाग में लाना है, फिर रीजन समझना इसलिए ताकि याद रहे, कि भूल भी गए तो रिकॉल कर ले जाए। मेरा वीडियो नहीं आ रहा होगा ना, बैठ गया मैं तो ठीक है। अब बताओ एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या हो रही है, घट रही है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज घट रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यानी डी ब्लॉक के आयन का कोवेलेंट कैरेक्टर एस ब्लॉक के आयन की तुलना में ज्यादा होगा कि नहीं होगा। बेटा एस ब्लॉक का जब कोई आयन बनता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख दो 288, एस ब्लॉक वाला, इसको कहते हो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आयन बनेगा है ना 288, तो क्या बोलोगे। और डी ब्लॉक के आयंस में डी के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और डी के 10 आ जाएंगे तो 2818 हो जाएगा। और जब 2818 होगा तो भी इनर्ट गैस की तरह है, इनर्ट गैस नहीं है, तब इसको बोलते हैं सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये किसमें होता है, एस ब्लॉक कैटायंस। ये किसमें होता है, डी ब्लॉक कैटायंस। अब मेरे को बताओ इस बात को मैं अगर ऐसे लिखवाऊं कि जिसके अंदर सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा इनर्ट गैस वाले से, तो कोई दिक्कत है क्या भाई। हमको पता है डी ब्लॉक वाला वैसे भी ज्यादा होगा, लिखने का स्टेटमेंट बदल दिया, सोडी फजान अपना नाम डालना था तो घुमा फिर आगे बोल दिया, सीधे बोलना चाहिए था कि डी ब्लॉक वाला छोटा है एस ब्लॉक वाला बड़ा है, तो एस ब्लॉक वाला ज्यादा आयनिक होगा, डी ब्लॉक वाला ज्यादा कोवेलेंट होगा। बोलो तो लिख लो रूल नंबर 3, कैटायंस विद pseudo inert gas configuration, कैटायंस विद pseudo inert gas configuration, ब्रैकेट में 2818, ब्रैकेट में लिखना है 2818, has more covalent character than cation with inert gas configuration, more covalent character than cation with inert gas configuration, cation with inert gas configuration, ब्रैकेट में 288। हो गया पक्का, फिनिश्ड। बता दो जरा, NaCl, MgCl2, AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है। बस तुम लोग आ गए यार, मस्त बढ़िया। इस तरह से आज चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया हम लोग का। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। रेडॉक्स आप पढ़े हो, पहले उसका बैलेंसिंग सीख लो ताकि खत्म ही हो जाए। चैप्टर नंबर 9 है वैसे, लेकिन अब सीख लो, आधा पढ़े हो तो पूरा ही कर लो उसको, 2 लेक्चर और लगेगा उसमें, है ना, तो रेडॉक्स खत्म हो जाए।
और इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर शुरू कर देंगे। अच्छा, पिछले चैप्टर में जो सर ने पढ़ाया था उसमें ऑक्सीजन नंबर में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना आगे, क्या दिक्कत है? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया यार, होनहार बच्चे आप लोग। लो, किसका है पेपर? पेपर में कोई डाउट हो तो लेके आना है ऑफिस में।